हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडीग्राम पर। दोस्तों, आज हम क्लास 6 लेकर आए हैं आपके सामने, एनवायरनमेंट की क्लास 6। इस सीरीज में हम टॉप 300 एक्सपेक्टेड एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं एनवायरनमेंट के। चलिए, बिना किसी देरी के आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन कंट्रीब्यूट टू पॉपुलेशन ग्रोथ? इनमें से कौन सा वो कारक है जो जनसंख्या वृद्धि में योगदान दे सकता है? आपके ऑप्शंस हैं हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डिक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डिक्रीज्ड बर्थ रेट या इंक्रीज्ड इमिग्रेशन। देखिए, जब हाई मोर्टेलिटी रेट होगी या जीवन जीने की आशा में कमी होगी या जन्म दर में कमी होगी, ये तीनों ही वो फैक्टर हैं। ये तीनों ही फैक्टर क्या, ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों ही फैक्टर हमें बता रहे हैं जनसंख्या कम करने के फैक्टर। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन डी है, इंक्रीज्ड इमिग्रेशन। इंक्रीज्ड इमिग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ज्यादा लोगों का इकट्ठा हो जाना। जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी गांव से शहरों की ओर पलायन चल रहा है, तो ये इमिग्रेशन हो रहा है गांव से शहरों की ओर। तो शहरों की जनसंख्या क्या है, लगातार बढ़ रही है, और ये क्या है, ये जनसंख्या वृद्धि का एक फैक्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? जैव विविधता के विनाश का प्रमुख कारण क्या है? आपने बताना है कि जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसका प्राइमरी कॉज, प्रमुख कारण कि इनमें से क्या हो सकता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है पोल्यूशन, प्रदूषण। ऑप्शन बी है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जो वहां के हैबिटेंट है जो निवासी हैं उनका विनाश होना। या सी है ओवर पॉपुलेशन, ज्यादा जनसंख्या होना। या फिर डी है क्लाइमेट चेंजेस या जलवायु परिवर्तन होना। देखिए, बायोडाइवर्सिटी का लॉस कब स्टार्ट होगा, जहां पर वो जो बायोडाइवर्सिटी है, जो हैबिटेट रह रहे हैं, अगर वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, अगर वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे तो ये क्या होगा, ये उनका प्राइमरी कॉज होगा। ठीक है, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, वहां के निवासियों का विनाश होना अगर शुरू हो जाएगा किसी भी बायोडाइवर्सिटी के, ये लॉस का प्रमुख कारण बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू एस्बेस्टस? आपने बताना है कि अब्रक के संपर्क में आने से इनमें से कौन सा रोग हो जाता है। अब्रक के संपर्क में आने से इनमें से कौन सा रोग हो जाता है, आपने बताना है। आपका ऑप्शन ए है लंग कैंसर, फेफड़ों कैंसर, या मलेरिया, डायबिटीज या ट्यूबरकुलोसिस। देखिए, जो आपका मलेरिया है, अगर मैं बात करूं मलेरिया की, तो मलेरिया क्या है, मलेरिया एक ऐसी डिजीज है जो किससे होता है, जो पैरासाइट से होता है भाई, जो किससे होता है, पैरासाइट से होता है। ठीक है, वो भी एक मच्छर के काटने से, मच्छर के काटने से, मच्छर के काटने से होता है। अगर डायबिटीज की बात करें, डायबिटिक, जो डायबिटीज बीमारी है, डिजीज है, वो होता है आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। ठीक है, और जो आपका ट्यूबरकुलोसिस होता है या टीबी होता है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लंग कैंसर। लंग कैंसर हो जाता है किसकी वजह से, अब्रक के संपर्क में आने से। अब्रक होता क्या है, अब्रक वो एलिमेंट होता है, वो पदार्थ है जिसका उपयोग हम इलेक्ट्रिक उपकरणों में करते हैं। इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेस होते हैं हमारे, जैसे स्विच हो गया, बोर्ड हो गया, प्लग हो गया, इनमें जो मेनली यूजेस किया जाता है वो अब्रक को यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये इंसुलेटर होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव हेल्थ केयर डिलीवरी? किस सेवा, स्वास्थ्य सेवा वितरण में
सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का वर्णन करने के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? इनमें से वो कौन सा शब्द होगा जब हम आईटी का यूज करेंगे इंप्रूव करने में? किसको? हेल्थ केयर डिलीवरी को। ठीक है, आपके ऑप्शंस है टेलीमेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए जो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये है जीन्स के इंप्रूवमेंट से रिलेटेड। क्या है ये? जीन्स के, जो आपके जीन होते हैं, जीन्स इंप्रूवमेंट से रिलेटेड। जीन्स इंप्रूवमेंट से रिलेटेड होता है कि किसी जीन्स को क्या करना? मॉडिफाई करना। वो होगा किसके अंडर में? वो होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, अगर बात करें हम नैनो टेक्नोलॉजी की, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है कि किसी मैटर को किसी पदार्थ को कहां पर ले जाएं? हम नैनो स्केल पे ले जाएं, नैनो स्केल पे, बहुत ही छोटे लेवल पे ले जाएं, नैनो स्केल पे ले जाएं, और क्या करें? नया मटेरियल क्रिएट करें। नैनो स्केल पे ले जाके हम क्या करें? न्यू मटेरियल या टेक्नोलॉजी। ये किसके अंडर में आएंगे? ये आएंगे नैनो टेक्नोलॉजी के अंडर। अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से या इसके किसी कंपोनेंट का, लिविंग ऑर्गेनिज्म या इसके किसी कंपोनेंट का यूज करके, इस कंपोनेंट का यूज करके हम कोई नया प्रोडक्ट बनाएं। नया क्या बनाएं? प्रोडक्ट इन हेल्थ केयर, इन हेल्थ केयर, कि हेल्थ केयर के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसके किसी कंपोनेंट का यूज करके हेल्थ केयर के अंदर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वो क्या आएंगे? वो आएंगे बायोटेक्नोलॉजी में। अगर हम बात करें आईटी की, आईटी को यूज करें हम अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूशन में या डिलीवरी में, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन एक वर्ड होगा जिसका हम यूज करेंगे किसके लिए? हम यूज करेंगे डिस्क्राइब करने के लिए यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव हेल्थ केयर डिलीवरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ कैन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एड द मॉनिटरिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। देखिए आईटी का ही ये क्वेश्चन है, आईटी का क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ रहा है कि आईटी को हम कैसे यूज करें वनों की निगरानी और संरक्षण करने में। हम कैसे यूज कर सकते हैं? आपका ऑप्शन ए है बाय प्रमोटिंग इलीगल लॉजिंग, अवैध कटाई को बढ़ावा देकर। बिल्कुल नहीं, अवैध कटाई को बढ़ावा देंगे अगर हम, तो निगरानी और संरक्षण तो नहीं कर पाएंगे। सेकंड आपका बाय फैसिलिटिंग डिफोरेस्टेशन, इसमें भी यही है, वनों की कटाई को आसान बनाकर। नहीं, अगर वन हम काट ही देंगे तो क्या कंजर्व करेंगे उनको? आपका ऑप्शन सी है बाय यूजिंग रिमोट सेंसिंग एंड सैटेलाइट इमेजरी। देखिए रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट इमेजरी, इसका हम प्रयोग करके जंगलों की निगरानी कर सकते हैं और संरक्षण कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी की तरफ हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि डी भी ऐसा ही है जिसको हम गलत कर देंगे। डी क्या है? बाय इंक्रीजिंग फॉरेस्ट फायर। नहीं, जंगल में अगर आग बढ़ जाएगी तो हम किस चीज को कंसिडर करेंगे? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बाय यूजिंग रिमोट सेंसिंग एंड सैटेलाइट इमेजरी। के रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट इमेजिंग का उपयोग करके हम वनों की निगरानी कर सकते हैं और संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज मेन फैक्टर ऑफ आईटी इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉल्ट वाटर इनटू फ्रेश वाटर इज नोन एज। कि सॉल्ट वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? उसको ऑप्शन ए है डिसलाइनेशन, बी है फिल्ट्रेशन, डी है डिस्टिलेशन या डी इरिगेशन।
तो जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें, डिसलाइनेशन। देखिए, स्लाइनेशन होता है किसी चीज में नमक ऐड करना, स्लाइन बना देना, और डिसलाइनेशन क्या होगा, नमक को अलग करना या उसके खारेपन को अलग करना। ठीक है, तो डिसलाइनेशन हो जाएगा क्या, वो प्रोसेस हो जाएगी जो कन्वर्ट करेगी सॉल्ट वाटर को फ्रेश वाटर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, what is the principle that state that every individual has the right to live and flourish? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वह कौन सा सिद्धांत है जो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने और फलने फूलने का अधिकार है। हर एक व्यक्ति को, यहां हम सिर्फ व्यक्ति ही नहीं कहेंगे, हर एक जीव कहेंगे। हर एक जीव, मैं व्यक्ति की जगह यहां पर लिखूंगा जीव, या वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जीवन है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जीवन है, मतलब जीवित कोई भी वस्तु, ठीक है, उसको फलने और फूलने का अधिकार है। ये कौन से नियम के द्वारा बताया गया, कौन से प्रिंसिपल के द्वारा बताया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, ऑप्शन बी है बायोसेंट्रिज्म, ऑप्शन सी है इकोसेंट्रिज्म, या ऑप्शन डी है सेंटिएंटिज्म। तो देखिए, जो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म या नृव विज्ञान, ये मानव के बारे में बताता है। बेसिकली ये बताता है कि मानव के जीवन के बारे में बताता है, हमेशा मानव के। देखो, जब जहां पर बात आ जाएगी एंथ्रो की, वहां पर किसकी बात आएगी, जहां पर एंथ्रो होगा वहां पर हम मानव जाति का वर्णन होगा। ठीक है, एंथ्रो अगर कोई भी वर्ड होगा तो वो मानव जाति से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म में क्या कहता है कि सेंटर के अंदर तो क्या है, सेंटर के अंदर मानव है, और जो बाकी की जो चीजें हैं, बाकी का जो एनवायरनमेंट है वो इसके चारों तरफ है, वो इसके चारों, मतलब इसमें ज्यादा ध्यान दिया जाता है ह्यूमन पे, ह्यूमन बींग्स पे ज्यादा ध्यान होता है, ज्यादा ध्यान होता है। ठीक है, किसमें, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म में। बायोसेंट्रिज्म में क्या होता है, बायोसेंट्रिज्म, बायो मतलब कोई भी जीव। देखिए, बायोसेंट्रिज्म में पूरा जीव कोई भी हो, वो सारे जीव, हर एक को बराबर बराबर महत्व दिया जाता है। किसमें, बायोसेंट्रिज्म में। हालांकि हमारा आंसर भी यही है कि बायोसेंट्रिज्म के अंदर ही सभी जीवों को फलने और फूलने का अधिकार होता है। ठीक है, इसी के अंदर प्रिंसिपल होता है जिसमें क्या है, सभी जीवों को जीने का और फलने फूलने का अधिकार होता है। ठीक है, इकोसेंट्रिज्म में यहां देखिए, इको है तो यहां पर्यावरण को सेंटर में रखा जाता है। यहां किसको रखा जाता है, पर्यावरण को। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, पर्यावरण। यहां पर्यावरण को सेंटर में रखा जाता है, और सेंटिएंटिज्म में यहां पर इमोशंस को सेंटर में रखा जाता है। इमोशंस मतलब इमोशंस को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। देखिए, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म में यहां पर मानव को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। बायोसेंट्रिज्म में सभी जीवों को, सभी, जरूरी नहीं है मानव है, पेड़ पौधे है, पशु है, पक्षी, कुछ भी है, सभी जीवों को सेंटर में रखा जाता है। इकोसेंट्रिज्म में पर्यावरण को सेंटर में रखा जाता है, और सेंटिसेंट्रिज्म में इमोशंस, भावनाओं को सेंटर में रखा जाता है। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, वो हो जाएगा बायोसेंट्रिज्म। बायोसेंट्रिज्म के अंदर क्या है, सभी जीवों को जीने का अधिकार है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स बिल्ड अप इन अ बॉडी ऑफ वाटर लीडिंग टू एक्सेसिव प्लांट ग्रोथ, ऑक्सीजन डिप्लेशन एंड लॉस। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी में पोषक तत्वों का निर्माण होता है और पौधों की अत्यधिक वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, जलीय जीवन
की हानि होती है। वो उसको हम क्या कहते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, जब पानी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है तो वहां पर पोषक तत्व ज्यादा हो जाते हैं, और वो पोषक तत्व क्या करते हैं, वो पौधों को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, हमने देखा था एल्गी ब्लूम्स हो जाता है वहां पर, एल्गी ब्लूम्स हो जाता है, एल्गी ब्लूम्स हो जाता है। और एल्गी ब्लूम्स क्या है, ऑक्सीजन को कम करना स्टार्ट कर देता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन के अंदर क्या है, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जलीय जीवन की हानि होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं जिससे जो वहां की वेजिटेशन है वो ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, और जो अदर एक्वेटिक जीव हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग वेटलैंड्स दैट हैव बीन ड्रेन्ड और डैमेज्ड। सूखे या क्षतिग्रस्त आर्द्र भूमि को बहाल करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए इनमें से किस शब्द का हम प्रयोग करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं, क्या वनों की कटाई, रिफोरेस्टेशन? नहीं, रिफोरेस्टेशन हम बहाल थोड़ी कर पाएंगे, रिस्टोर थोड़ी करेंगे, यहां तो हम उनको काट रहे हैं। या एफोरेस्टेशन, वनीकरण? नहीं, वनीकरण में भी हम वेटलैंड की बात नहीं कर रहे। या फिर ऑप्शन सी है वेटलैंड प्रिजर्वेशन, आर्द्र भूमि का संरक्षण, यहां पर हम संरक्षण कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है रिस्टोर करने की, तो जो आपका ऑप्शन डी है वो ही यहां पर करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें बताया गया है क्या, वेटलैंड रिस्टोरेशन या वेटलैंड बहाली। क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि वो कौन सी टर्म हम यूज करेंगे, क्या बताने के लिए, कि रिस्टोर करें वेटलैंड को दैट हैव बीन ड्रेन्ड और डैमेज, जो क्या हो गई हो, या तो सूखी पड़ गई हो वो वेटलैंड जो सूखी पड़ गई हो, या वो क्षतिग्रस्त हो गई हो, उस भूमि को बहाल करने की जो प्रक्रिया होगी उसको हम कहेंगे वेटलैंड रिस्टोरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन देखते हैं। आपका 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन अ वे दैट प्रिजर्व इकोसिस्टम्स एंड प्रिवेंट रिसोर्स डिप्लेशन। प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से प्रयोग करने के अभ्यास का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करता है और संसाधनों की कमी को रोकता है? देखिए, बेसिकली आपसे ये कहना ये चाह रहा है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूज करना, अच्छे से उनका यूज यूटिलाइजेशन करना और उनकी कमी को रोकना, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे भाई, क्या कहेंगे? इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल बाकी ऑप्शन से हम बिल्कुल इसको अलग कर पा रहे हैं। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड हम कब प्रयोग करेंगे, जब हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से प्रयोग करें, उनको जो डिप्लेशन है, उनका जो खत्म होना है, उनकी कमी है, उनको रोकें। ठीक है, वो होगा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द रिडक्शन ऑफ वेस्ट जनरेशन थ्रू द थ्रू कॉन्शियस कंजम्पशन एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस? ये जो आपका क्वेश्चन है ये लगभग जो लास्ट क्वेश्चन है उससे ही रिलेटेड है, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस है ऑप्शंस का। वहां नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा है और यहां पर वो कर रहा है कि रिडक्शन करें वेस्ट जनरेशन का। वहां पर आपसे बात कर रहा था कि कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करें और उनकी कमी को रोकें, और यहां पर बात कर रहा है कि कैसे हम कम करें वेस्ट पैदा करना, जो हम वेस्ट अपशिष्ट उत्पादन कर रहे हैं उसमें हम कमी करें। तो किस शब्द, कौन सा शब्द हमारे लिए बिल्कुल सही होगा? तो वो शब्द होगा हमारे लिए जीरो वेस्ट। जो भी हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, अगर वहां से हम जीरो वेस्ट शुरू कर दें, वेस्ट निकलना बिल्कुल ही बंद कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल
एक राइट टर्म हो जाएगी जिसको हम यूज कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ वेस्ट जनरेशन थ्रू कॉन्शियस कंजप्शन। ठीक है, जागरूक उपभोग की और जीवन शैली का ये हमारा एक माध्यम हो सकता है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम अपशिष्ट उत्पादन में कमी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेजर कंसर्न एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर एक्सीडेंट? परमाणु दुर्घटना से जुड़ी प्रमुख चिंता क्या है? देखिए, कोई भी न्यूक्लियर जब हम एनर्जी यूज करते हैं तो वहां हमारा सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है, जो हमारी सबसे बड़ी चिंता होती है, वो यही होती है कि जो हम यूज कर रहे हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल, जो हम परमाणु पदार्थ यूज कर रहे हैं, वो रिलीज ना हो जाए, वो लीक ना हो जाए, वो आपके एनवायरमेंट में ना फैल जाए। ठीक है, सबसे बड़ी चिंता जो होती है, सबसे बड़ी चिंता होती है कि उसका हम कंट्रोल्ड यूज करें, ऐसा कंट्रोल्ड यूज करें ताकि वो एनवायरमेंट के अंदर ना आए। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। कि कहीं रेडियो एक्टिव मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं वो रिलीज ना हो जाए, वो क्या है, एनवायरमेंट के अंदर लीक ना हो जाए। ठीक है, ये सबसे बड़ी दुर्घटना है। आप आपने देखा भी होगा, हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम गिराए थे, तो ये होता क्या है बेसिकली, जो आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल है, वो लाइफ जो उस जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर जो लाइफ होती है वो बिल्कुल खत्म कर देते हैं वहां की लाइफ को। ठीक है, तो इसलिए जो मेजर कंसर्न है न्यूक्लियर एक्सीडेंट का वो यही है, रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कूलिंग ऑफ वाटर बॉडीज कैन लीड टू, जो हमारे वाटर बॉडीज हैं उनके ठंडे होने से क्या क्या कारण हो सकते हैं, मतलब क्या हो सकता है ठंडे होने से, वो अगर वो ठंडे पड़ जाएं या उनका टेम्परेचर डाउन हो जाए तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एल्गी, बिल्कुल एल्गी की ग्रोथ में बढ़ोतरी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। डिक्लाइन इन फिश पॉपुलेशन, बिल्कुल भाई, जैसे ही टेम्परेचर डाउन होना शुरू होएगा तो जो वहां पर फिश पॉपुलेशन है वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। डिसरप्शन ऑफ एक्वेटिक फूड चेन, बिल्कुल अगर वहां टेम्परेचर नहीं मिलेगा, वहां पर वहां का जो टेम्परेचर कम हो जाएगा तो जो वहां की एक्वेटिक फूड चेन है तो वो क्या हो जाएगी, वो डिसरप्ट हो जाएगी, उनमें विघटन शुरू हो जाएगा, वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमारा राइट आंसर है। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों चीजें ही क्या हो जाएंगी, होनी शुरू हो जाएंगी। शैवाल बढ़ना शुरू हो जाएगा, एल्गी बढ़ना शुरू हो जाएगी, मछली की आबादी में गिरावट शुरू हो जाएगी, और जलीय खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अगर टेम्परेचर डाउन होगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साउंड प्रूफिंग एंड नॉइज बैरियर आर एग्जांपल ऑफ, साउंड प्रूफिंग और शोर अवरोधक किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है भाई? प्रिवेंटिंग मेजर या कंट्रोल मेजर या रेमेडियल मेजर या एडेप्टिव मेजर। हिंदी में बात करते तो साउंड प्रूफिंग और शोर निरोधक, सॉरी शोर अवरोधक किसके उदाहरण है? निवारक उपाय हो सकते हैं ये, या नियंत्रक उपाय हो सकते हैं, या उपचारात्मक उपाय हो सकते हैं, या अनुकूली उपाय हो सकते हैं। देखिए, जब हम साउंड प्रूफिंग या नॉइज बैरियर लगाते हैं, देखिए जब हम साउंड प्रूफिंग और नॉइज बैरियर लगाते हैं तो इसका मतलब है नॉइज तो पहले से है, नॉइज तो पहले से ही मौजूद है। अगर नॉइज है तो नॉइज को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? साउंड प्रूफिंग कर रहे हैं। नॉइज को कम करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? साउंड प्रूफिंग कर रहे हैं। तो जो नॉइज पोल्यूशन है उसके इंपैक्ट को कम करने के लिए या उसके इंपैक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम ये उपाय यूज करते हैं। अगर हम कंट्रोल करने के लिए ये उपाय यूज करते हैं तो ये आ जाएंगे किसके अंदर? ये नियंत्रण उपाय के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम नियंत्रण कर रहे हैं, ऐसे उपाय जिसके द्वारा हम नियंत्रण कर पाए, किसके ऊपर, किसके ऊपर नियंत्रण कर पाए भाई? नॉइज पोल्यूशन पर। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ बैरन लैंड इनटू फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड? बंजर भूमि को उपजाऊ कृषि भूमि में बदलने के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? बताएं भाई, किस शब्द का प्रयोग करेंगे? क्या वनीकरण करेंगे? नहीं, वनीकरण से हम कृषि नहीं कर पाएंगे। क्या मृदा संरक्षण कर पाएंगे? मृदा संरक्षण नहीं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कृषि की, कृषि वाली भूमि में बदलना है हमें आपको। क्या मृदा अपरदन करेंगे? नहीं, मृदा अपरदन भी नहीं होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम भूमि में सुधार करेंगे। ठीक है, अगर कोई बंजर भूमि है उस भूमि में सुधार करेंगे ताकि वो भूमि कृषि योग्य हो जाए, उपजाऊ कृषि भूमि में बदल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बायोगैस इज विच टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? बायोगैस क्या है भाई? बायोगैस कैसा रिसोर्सेज है? क्या बायोगैस नवीकरणीय है, रिन्यूएबल है? बिल्कुल। इन एग्जॉस्टेबल है, सदा भरपूर रहने वाला है? ये हम कह नहीं सकते। या सी है नॉन कन्वेंशनल है? बिल्कुल नॉन कन्वेंशनल भी है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड सी। ये रिन्यूएबल भी है और नॉन कन्वेंशनल भी है। नॉन कन्वेंशनल का मतलब है हम आमतौर पर इसको यूज नहीं करते, जैसे हम पेट्रोल डीजल आदि एलपीजी यूज करते हैं, ये हमारे हैं कन्वेंशनल पारंपरिक। जैसे लकड़ी यूज करते हैं, कोयला यूज करते हैं, ये है हमारे पारंपरिक। ठीक है, और जो हम बहुत कम यूज करते हैं या हमने अभी यूज करना स्टार्ट किया है बहुत कम लेवल पर, वो हमारे नॉन कन्वेंशनल है, गैर पारंपरिक है। और बिल्कुल बायोगैस नवीकरणीय भी है और गैर पारंपरिक भी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्निवर्स आर एट। कार्निवर्स कौन है? मैं आपको ये लास्ट की 2 क्लास में कंप्लीट बता चुका हूँ ट्रॉफिक लेवल के बारे में। तो आपको यहां से अंदाजा लग जाना चाहिए कि कार्निवर्स कौन से लेवल पे आएंगे। देखिए, जो बिल्कुल फर्स्ट लेवल है, हमने पढ़ा था ट्रॉफिक लेवल, हमने पढ़े थे किसके अंदर पढ़े थे हम? एनर्जी पिरामिड के अंदर पढ़े थे हमने। एनर्जी पिरामिड के अंदर हमने क्या पढ़े थे भाई? एनर्जी पिरामिड के अंदर हमने पढ़े थे ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट लेवल पढ़ा हमने, सेकंड, थर्ड, उसके बाद हुई थी एपेक्स की। फर्स्ट पे कौन आ गए थे आपके? प्राइमरी प्रोड्यूसर आ गए थे, प्राइमरी प्रोड्यूसर। यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर आ गए थे, यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर आ गए थे, यहाँ पर टर्सरी कंज्यूमर आ गए थे, और यहाँ पर एपेक्स। ठीक है, ये ऐसे ही कुछ बात करी थी हमने। तो देखिए, यहां पर तो वो होंगे जो क्या करेंगे, जो सिर्फ सन से एनर्जी लेंगे और उसको अपने खाद्य पदार्थ में बदलेंगे। ये प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे? जो इनसे नीचे वाले जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं उनको अपने एनर्जी के लिए यूज करेंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर देखिए, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं मेनली पेड़ पौधों की, पेड़ पौधों की हम बात करेंगे। यहाँ पर उनकी हम बात करेंगे जो शाकाहारी जीव हैं, जो शाकाहारी जीव हैं। ठीक है, यहां पर हम उनकी बात करेंगे जो क्या है, जो इनको प्राइमरी कंज्यूमर को अपना भोजन बनाएंगे। यहाँ हम बोल सकते हैं वो मांसाहारी होंगे। ठीक है, और टर्सरी कंज्यूमर होंगे सर्वाहारी। ठीक है, तो अगर हम कार्निवल्स की बात करें, मांसाहार की बात करें, तो वो किस पे आ जाएगा? वो आ जाएगा सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल पर, ओ सॉरी सेकेंडरी कंज्यूमर पर। बट अगर हम बात करें तो ये है हमारा फर्स्ट लेवल, ये है हमारा सेकंड लेवल। ठीक है, और ये है हमारा थर्ड लेवल। ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर। ये किस पे आ जाएंगे? थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आ जाएंगे, तीसरे ट्रॉफिक स्तर पे आ जाएंगे। क्या? मांसाहारी जीव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की हम बात करें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल इश्यू रिलेटेड टू एक्सेस टू क्लीन वाटर? निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जल तक पहुंच से संबंधित एक सामाजिक मुद्दा है? ऑप्शन आपके, सोइल इरोजन या मृदा अपरदन? नहीं, मृदा अपरदन क्या पानी से रिलेटेड नहीं है, स्वच्छ जल से रिलेटेड नहीं है। बी है आपका एयर पोल्यूशन, नहीं ये भी पानी से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन डी है वनों की कटाई, ये भी पानी से रिलेटेड नहीं है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी,
वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी से हमें क्या पता लग रहा है? हमें पता लग रहा है कि जो स्वच्छ पानी है वो पहुंच पा रहा है, नहीं पा रहा है। ठीक है, अगर उसकी कमी है, अगर स्वच्छ जल की कमी है, तो वो किसके अंडर आएगी? वो आएगी वाटर स्कार्सिटी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू एनर्जी थ्रू कंबशन। देखिए, आपसे बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में ये इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, तो मैं चाहूंगा कि ये इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करें कि दहन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने आपको बिल्कुल वेरी फर्स्ट क्लास में आपको मैंने बताया था। ठीक है, चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड वेब इंक्लूड्स, कि फूड वेब के महत्व में क्या क्या शामिल है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओपन फ्लो ऑफ एनर्जी। बिल्कुल, फूड वेब क्या करता है? ऊर्जा के प्रवाह को खोल देता है, क्योंकि एक लेवल से दूसरे लेवल पर या एक फूड चेन से दूसरे फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो एनर्जी फ्लो ओपन हो जाती है। बिल्कुल। ऑप्शन बी है गिव ग्रेटर स्टेबिलिटी टू इकोसिस्टम। बिल्कुल, जो हमारा इकोसिस्टम है वो स्टेबल हो जाता है, वो स्थिर, अधिक स्थिरता मिलती है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है उसका ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, एनर्जी का एक लेवल से दूसरे लेवल पर, एक चेन से लेकर दूसरी चेन में आपस में क्या एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या है? इससे हमारा परिस्थितिक दर अधिक स्थिर हो रहा है। ऑप्शन सी है नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल। बिल्कुल, बहुत जैसे बात कर रहा है आपसे ये कि एनर्जी प्राप्त करने के ऑप्शन, एनर्जी प्राप्त करने के ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे हर एक ट्रॉफिक लेवल पर अगर फूड वेब होगी। क्योंकि फूड वेब क्या है? फूड वेब के अंदर मल्टीपल फूड चेन हो सकती हैं, और अगर मल्टीपल फूड चेन्स हैं तो वहां पर किसी एक स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल में भोजन प्राप्त करने के या एनर्जी प्राप्त करने के बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। तो जो हमारे ऑप्शन ए बी सी हैं ये तीनों सही हैं। अगर ये तीनों सही हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आप सभी को ये क्लासेस पसंद आ रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।